नमस्कार, मैं हूं सौरभ सचान। आप देख रहे हैं देवास लाइव और आज हमारे साथ में हैं देवास के पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय जी और नए कानूनों के बारे में इनसे आज हम बात करेंगे कि उनमें जो नए कानून आए हैं उसमें जनता को क्या नए अधिकार मिलने वाले हैं और कानूनों में क्या बदलाव हुआ है, धाराओं में क्या बदलाव हुआ है। सर, स्वागत है देवास लाइव में आपका। धन्यवाद सर, ये 3 कानून जो आज से लागू हो रहे हैं, ये तीनों क्या हैं सर? हमारे यहाँ जो अभी प्रभावशील कानून थे वो अंग्रेजों के ज़माने के बने हुए थे और काफ़ी सारी चीज़ें थी जो समय के साथ देश में परिवर्तित हुई थी। उनको दृष्टिगत रखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा ये कानून पास किए गए थे और 1 जुलाई 2024 की तिथि नियत की गई थी जिस तिथि से ये कानून लागू होंगे। आज से ये कानून लागू हुए हैं। इसमें जो 3 कानून हैं जिनको क्रिमिनल मेजर एक्ट कहते हैं, जिसमें भारतीय न्याय संहिता अभिन्याय कानून बना है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। तो ये 3 कानून पुराने कानूनों का स्थान लेंगे। इन तीनों कानूनों में अलग अलग लिहाज से परिवर्तन किए गए हैं, जिसमें कुछ धाराएं पुरानी जिनका अब उपयोग नहीं था या समसामयिक नहीं थी उनको हटाया गया है, कुछ नई धाराएं जोड़ा गया है। इसके साथ साथ कुछ में माइनर चेंज किए गए हैं। साथ ही साथ जो इन धाराओं का सीक्वेंस था, नंबरिंग थी, वो लगभग पूरा चेंज हो गई है। इसमें इसको और साइंटिफिक इन धाराओं की नंबरिंग की गई है। जैसे महिला बच्चों संबंधी जो अपराध हैं उनको एक साथ किया गया है, बाकी जो अन्य तरह के अपराध हैं उनको एक साथ किया गया है, ताकि समय के साथ वो एक तार्किक ढंग से उस संहिता में समाहित रहे। तो ये पूरा प्रयास इस कानून में हुआ है। सर, कुछ धाराओं में कमी भी आई है। सब धाराएं 358 हो गई है जो 511 थी पहले। हाँ, कुछ धाराएं इसमें अभी कम भी हुई हैं। इसमें एक तो कारण था कि जिनका उपयोग नहीं था जिन धाराओं का, उन धाराओं को समाप्त कर दिया गया है। जैसे एक राजद्रोह करके काफ़ी धारा आती थी उस मीडिया में, बाकी अन्य चीज़ों में, वो धारा को समाप्त किया गया है। उसमें अलग उसके जवाब पे एक सेक्शन लगाया गया है। ऐसे ही अन्य धाराओं के साथ भी किया गया। अच्छा सर, ये बात की जा रही है कि अब नागरिकों को इसमें ज़्यादा अधिकार मिलेंगे, जैसे एफआईआर को एफआईआर भी किया जा सकता है, जीरो में कहीं भी कायम। इसके बारे में विस्तार। हाँ, नागरिकों को जो जानने वाली मुख्य बात है इस नए संशोधन के संबंध में, एक तो जीरो एफआईआर का है जो पहले भी प्रक्रिया के साथ चल रहा था, जिसमें अगर कोई घटना स्थल पर्टिकुलर थाना क्षेत्र का नहीं है तो जीरो पे एफआईआर करके संबंधित थाना वहाँ पे उस जिले में भेजता था। अब इस प्रक्रिया को सीसीटीवी से लिंक कर दिया गया है। अगर जीरो एफआईआर की जाती है तो संबंधित थाने को भी अलर्ट चला जाता है और फिर आगे की कार्रवाई वहाँ से होती है। साथ ही साथ ईएफआईआर भी जनता के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है। आप सभी जानते हैं कि ईएफआईआर एक कुछ मामलों में अभी अलाउ था, जिसमें लोग कंप्लेन करते थे, उसके बाद पुलिस उसको जांच करते कार्रवाई करती थी। अभी इसमें ऐसा प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति ईएफआईआर की रिपोर्ट कर सकता है। रिपोर्ट करने के 3 दिन के पश्चात उसको थाने में आकर एफआईआर पे साइन करना होता है, ताकि उसके बाद वो जांच में जाएगा। तो इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि जो एक्सीडेंट वगैरह के मामले रहते थे, कई बार हम जल्दबाजी में रहते हैं या कई अन्य काम हमारा रहता है, काम ऑफिस जा रहे हैं, कोई ज़रूरी मीटिंग है, तो व्यक्ति सोचता था क्या कानून के पचड़े में पड़े, वहाँ से निकल जाता था। ऐसी स्थिति में वो ईएफआईआर कर सकता है और 3 दिन के अंदर अंदर फिर से पुनः थाने उपस्थित होकर अपने एफआईआर पर हस्ताक्षर करके उसको जांच में शामिल करा सकता है। सर, जैसे मान लीजिए मैंने ईएफआईआर की किसी मामले को लेकर, तो धाराएं कौन निर्धारित करेगा सर? जो एफआईआर का कंटेंट रहता है उसके आधार पे जो जांच करता है वो धारा निर्धारित करता है। तो जो आवेदन रहेगा वो ईएफआईआर का आवेदन रहेगा और फाइनल जो एफआईआर होगी, जो पुलिस की एफआईआर करता रहेंगे, वो जो आवेदन में बातें रहेंगी उसके आधार पे संबंधित धाराएं निश्चित करेंगे। सर, ये इसमें कुछ प्रक्रियाओं में भी कमी की गई, बता 60 दिन के अंदर जांच पूरी करनी होगी, 90 दिन में चालान होगा, इसके बारे में बता दीजिए। हाँ, प्रक्रिया पे काफ़ी जोर इसमें रहा है और प्रक्रिया में काफ़ी चीज़ें परिवर्तित की गई हैं। इसमें नियत समय पर जांच पूरी करने का स्पष्ट निर्देश है। इसके साथ साथ जो पीड़ित व्यक्ति है, फरियादी है, उसको भी एसएमएस के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से सूचना देने जाने का प्रावधान है। इसके अलावा जो लोग रहते थे, फरार हो जाते थे, कई गंभीर मामलों में वो उपस्थित नहीं होते थे, ऐसे लोगों को फरारी में भी उनका ट्रायल चलेगा, उनको सज़ा सुनाई जाएगी, ऐसा भी प्रावधान किया गया है। कोर्ट में भी एक समय सीमा दी गई है कि पर्टिकुलर दिनों में चार्ज फ्रेम होना जरूरी है। उसके बाद अगर निर्णय अंतिम सुनवाई पे हो गया तो इतने ही दिनों में आपको अंतिम निर्णय भी देना है। इसके साथ जो पुलिस की जब्ती एक बड़ी प्रक्रिया रहती है जांच में, उसको भी काफ़ी उसमें सुधार किया गया है। उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रावधान किया गया है कि जो भी जब्ती होती है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करना है और 48 घंटे में मजिस्ट्रेट को, और अगर वारंट लेके आप सर्च कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट को तत्काल ही भेजना है।
तो ये पूरी चीज़ें इसमें संशोधित की गई हैं जिससे और ज़्यादा नागरिक सेंट्रिक पुलिस काम कर सके। सर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी बदलाव हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंस लेने पर ज़्यादा जोर दिया गया है। ये पूरा मैटर क्या है सर? पहले माना नहीं जाता था व्हाट्सएप की चैट्स को या डिजिटल कोई भी चीज़ होती है उनको माना ही नहीं जाता था, अब क्या मान रहे हैं? भारतीय साक्ष्य अधिनियम में चूंकि ये अधिनियम अगेन जैसे अपनी चर्चा हुई पुराने जमाने का बना हुआ था, कुछ उसमें परिवर्तन किए गए थे लेकिन बदलते समय के साथ परिवेश के साथ वो सफिशिएंट नहीं थे, तो उसमें भी परिवर्तन किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को ग्राह्य किया गया है और इसमें इसको पहले की अपेक्षा ज़्यादा महत्व दिया गया है। पर्टिकुलर उसमें सेक्शन ऐड किए गए हैं ताकि उनकी वैलिडिटी और उनकी चीज़ें बनी रहेगी। जब मामला कोर्ट में ट्रायल में जाता है तो उस समय चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती है। कई बार छोटे छोटे तकनीकी कारणों से जो तकनीकी साक्ष्य होते थे, कैमरे का हमारा रिकॉर्डिंग होता था या अन्य चैट वगैरह की रिकॉर्डिंग रहती थी, उसको मान्य नहीं होता था, तो वो सब चीज़ें ग्राह्य होंगी। सर, ऐसा बताया जा रहा है कि अब जो भी जांच अधिकारी होगा, जो विवेचक होगा, वो किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से सीधे बयानों की रिकॉर्डिंग करेगा और साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग करेगा। जैसी अपनी चर्चा हुई कि पूरा सिस्टम ऑनलाइन किया गया है। ई साक्ष्य एक ऐप है जिसमें क्लाउड में सीधा हमारी रिकॉर्डिंग जो जब्ती की होती है उसमें जाएगी। इसके अलावा जो बयानों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराने का प्रावधान किया गया है। महिला संबंधी कई सारे केसों में हम लोग ऑलरेडी करा रहे थे, इसको और ब्रॉड किया गया है और नियम में लाया गया है। तो इससे जब हमारा प्रकरण ट्रायल पे जाएगा तो कहीं न कहीं जो हमारे न्यायाधीश महोदय रहेंगे उनको निर्णय देने में और चीज़ों को समझने में काफ़ी आसानी होगी और हमारे साक्ष्य का जो प्योरिटी है उसका वो भी बना रहेगा। सर, कई मामलों में देखा गया है कि झूठी एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, एफआईआर झूठी हो जाती है, लोग बदनाम हो जाते हैं, बाद में फिर बरी भी हो जाते हैं। क्या इन नए बदलावों से ऐसे झूठी एफआईआर में भी कोई अंतर आएगा सर? हाँ, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर दिया गया है इन नए संशोधनों में, जिसमें एक है कि अगर 7 साल से अधिक और 10 साल से कम के मामले हैं जिसमें एफआईआर की कोई शिकायत आती है तो डीएसपी की अनुमति से उसमें जांच की जा सकती है। पहले जांच होती थी, व्यवहारिक रूप से पुलिस कई बार करती थी, कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश थे, लेकिन अब जांच को कानून में ही लाया गया है। ये बात अलग है कि जांच की एक समय सीमा है, पर्टिकुलर समय सीमा में पुलिस को डिसाइड करना होगा कि ये जो शिकायत है वो झूठी है या सही है। तो एक इसमें 3 साल से 7 साल के जो मामले हैं उनमें ये डिस्क्रिप्शन पुलिस को दिया गया है। जांच के बाद अगर ये शिकायत झूठी पाई जाती है तो उसको नस्तीबद्ध किया जाएगा। साथ साथ जो अपना पुराना प्रावधान है कि खात्मा, खारिजी, चालान, तीनों का ऑप्शन पुलिस के पास रहता है। अगर कोई मामले में झूठी बात पाई जाती है तो उसमें खारिजी होती है और कोई सफिशिएंट साक्ष्य नहीं रहते तो खात्मा होता है और सिद्ध पाया जाता है तो चालान होता है, तो वो प्रावधान रहेंगे। तो सर, ये मान लिया जाए कि अंग्रेजों के ज़माने की जो पुराने कानून से अब उनसे मुक्ति मिलकर अब हमारा भारतीय कानून पहली बार लागू हुआ है, उसमें नागरिकों को विशेष महत्व दिया गया है। हाँ, बदलते समय परिवेश के साथ जो हमारा नागरिकों को महत्व दिया गया है, प्रक्रियाओं को महत्व दिया गया है, पुलिस पर और ट्रांसपेरेंट ढंग से काम करने की जिम्मेदारी दी गई है और पूरा प्रयास है कि ट्रायल जल्दी इसमें हो। इसके अलावा जो संवेदनशील वर्ग हैं उनकी सुनवाई ठीक ढंग से हो, सही उसमें धाराएँ रहें, तकनीकी साक्ष्यों का उपयोग हो। तो ओवरऑल इस पूरे तीनों कानूनों से न केवल नागरिकों को एक अच्छा पुलिसिंग और एक अच्छा न्याय व्यवस्था मिलेगी, बल्कि पुलिस के भी काम में ट्रांसपेरेंसी आएगी और वो भी जिम्मेदारी के भाव से आगे और बेहतर काम करेगी। सर, नए कानूनों को लेकर चूंकि अभी पुलिस कर्मियों को भी काफ़ी कुछ पढ़ना है और समझना है, पुराने कानून तो उन्हें रटे रटाए होते थे, तो ऐसे में सर अब आप लोग क्या कर रहे हैं कि वो कानून जान जाए सभी लोग? इसमें लगातार पुलिस विभाग के कर्मचारियों का प्रशिक्षण चल रहा है और ये प्रशिक्षण आगे भी जारी रहेगा। इसके साथ साथ जो वकील हैं उनको भी इसमें पढ़ना समझना है। न्यायालय में भी ये कानून फिर जब कार्रवाई होगी तो आगे जाएगी। जो मजिस्ट्रेट हैं उनकी भी भूमिकाओं में कुछ चेंज हुआ है, तो सभी लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसमें लगातार हमारी जो मुख्यालय की टीम है, एनसीआरबी दिल्ली की टीम है, वो भी इसमें सपोर्ट कर रही है। तो उम्मीद है कि जल्दी ही सभी लोग नई व्यवस्था के अनुसार ढल के ठीक ढंग से काम करेंगे। सर, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।